दुनिया की राजनीति इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां ताकत से ज्यादा चालें अहम हो गई हैं और धमकियों से ज्यादा सौदे। और इसी बदलती हुई तस्वीर का सबसे बड़ा उदाहरण इस समय ईरान, अमेरिका और खाड़ी देशों के बीच चल रही वो खामोश जंग है जो दिखती कम है लेकिन असर बहुत गहरा छोड़ सकती है। जनवरी महीने में जब सऊदी अरब ने सूडान की सेना के साथ 1.5 अरब डॉलर का हथियार सौदा तय किया तो इसके साथ एक बेहद अहम और चौंकाने वाली शर्त भी रखी। सऊदी अरब ने साफ कहा कि हथियार तभी मिलेंगे जब सूडान की सेना के प्रमुख जनरल अब्दुल फतह अल बुरहान ईरान से मिलने वाले ड्रोन इस्तेमाल करना बंद कर देंगे। यानी यह सिर्फ हथियारों का सौदा नहीं था बल्कि ईरान को साइडलाइन करने की एक रणनीति थी। और यही बताता है कि खाड़ी देश अब खुलकर नहीं बल्कि चुपचाप ईरान की कमजोरी का फायदा उठाने में लगे हुए हैं। ईरान इस वक्त दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ इजराइल के साथ लंबे सैन्य टकराव के बाद उसकी सैन्य साख को काफी झटका लगा है और दूसरी तरफ देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक बदहाली के खिलाफ गुस्सा उबल रहा है। खाड़ी देशों को साफ मानना है कि एक कमजोर लेकिन स्थिर ईरान उनके लिए बेहतर है बजाय एक अराजक ईरान के, क्योंकि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो उसका जवाब सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे क्षेत्र में फैल सकता है। खाड़ी देशों की सबसे बड़ी चिंता यही है कि कहीं वे इस टकराव की आग में खुद ना झुलस जाएं। सऊदी अरब, कतर और यूएई में अमेरिकी सैन्य अड्डे मौजूद हैं और ईरान अगर बदले में हमला करता है तो सबसे पहले यही ठिकाने निशाने पर होंगे। जून 2025 में जब अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया तो जवाब में ईरान ने कतर के अल उबैदा एयरबेस पर लिमिटेड एयर स्ट्राइक की थी। लेकिन अब हालात उससे कहीं ज्यादा खतरनाक हो रहे हैं। इसी डर की वजह से अमेरिका पैट्रियट और थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम खाड़ी क्षेत्र में तैनात कर चुका है। लेकिन खाड़ी देशों की आपत्ति सिर्फ सुरक्षा इंतजामों तक लिमिटेड नहीं है बल्कि रणनीतिक सोच उसे कहीं आगे की है। सऊदी अरब का मानना है कि ईरान अब पहले जैसा खतरा नहीं रहा है। कभी हम ईरान पर हमले की धमकी सुनते हैं और कभी बातचीत की बात। हाल ही में जब ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन तेज हुए तो ट्रंप ने हमले के संकेत दे दिए, लेकिन सऊदी अरब, ओमान और कतर ने तुरंत वॉशिंगटन में लॉबिंग शुरू कर दी ताकि हालात बिगड़ने से रोके जा सके। फिलहाल तनाव कुछ कम जरूर हुए हैं लेकिन खाड़ी देशों को अभी भी डर है कि ट्रंप किसी भी वक्त से सैन्य विकल्प पर लौट सकते हैं, खासकर तब जब उन्होंने हाल ही में कहा कि ईरान की और एक बड़ी सैन्य ताकत बढ़ रही है और वे हालात पर नजर रखे हुए हैं। इस बीच अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन अरब सागर की ओर बढ़ चुका है जो इस पूरे तनाव को और गंभीर बना देता है। लेकिन खाड़ी देशों की सोच साफ है, वे नहीं चाहते हैं कि ईरान में शासन परिवर्तन हो क्योंकि उन्हें डर है कि इसका नतीजा इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC का और मजबूत होना है जो मौजूदा धार्मिक शासन से भी ज्यादा आक्रामक साबित हो सकता है। जानकारों का कहना है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो ईरान में तख्ता पलट किसी लोकतांत्रिक हाथ में नहीं बल्कि IRGC के हाथ में जाएगा। कुछ जानकारों के मुताबिक यूएई इजराइल के साथ अपने रिश्तों को देखते हुए खुलकर विरोध नहीं करना चाहता है, जबकि कुछ अधिकारी कहते हैं कि अबू धाबी भी सैन्य कार्रवाई के खिलाफ है। लेकिन एक खाड़ी सूत्र का कहना है कि अगर सऊदी अरब और के रिश्ते पहले जैसे होते तो सऊदी अरब इतनी जोरदार लॉबिंग नहीं करता। इस वक्त सऊदी अरब और यूएई के रिश्ते तनावपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। हाल ही में सऊदी अरब ने यमन में यूएई समर्थित गुटों को किनारे कर दिया था और सूडान सऊदी अरब सेना का समर्थन कर रहा है, जबकि यूएई रैपिड सपोर्ट फोर्स के साथ खड़ा हुआ है। यानी एक तरफ ईरान को लेकर मतभेद है और दूसरी तरफ क्षेत्रीय वर्चस्व की जंग चल रही है। और ये वही सऊदी अरब है जिसने 2018 में ईरान को दुनिया का सबसे बड़ा आतंक प्रयोजक कहा था और आज वही सऊदी अरब ईरान के साथ बातचीत के रास्ते खोलना चाहता है। 2023 में चीन की मध्यस्थता से सऊदी अरब और ईरान के बीच राजनीतिक संबंध बहाल जरूर हुए हैं और गजा युद्ध के दौरान इस मेल मिलाप को और मजबूती भी मिली है। सऊदी अरब ने यहाँ तक कहा है
कि ट्रंप से हूती विद्रोहियों पर अमेरिकी हमले रोकने की भी उसने गुजारिश की है। अब सऊदी अरब चाहता है कि ईरान बदले में यमन के हूतियों पर लगाम लगाए और उनकी सऊदी अरब के खिलाफ बढ़ती आक्रामकता को रोके। वहीं कतर भी ईरान की कमजोरी से पैदा हुए खालीपन को भरने में जुटा हुआ है। सीरिया में कतर राष्ट्रपति अहमद अल शरा की सरकार को आर्थिक मदद दे रहा है और साथ ही ये भी चाहता है कि ईरान में कोई अस्थिरता न आए, क्योंकि दोनों देश दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड साझा करते हैं और किसी भी तरह की उथल पुथल से कतर की ऊर्जा अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो सकता है। वहीं ओमान और कतर दोनों खुद को मध्यस्थ की भूमिका में देख रहे हैं और मानते हैं कि यही सही समय है अमेरिका और ईरान के बीच नई परमाणु वार्ता शुरू करने का, और इसके संकेत भी मिलने लगे हैं। दावोस इकोनॉमिक फोरम में ट्रंप के करीबी स्टीव विटकॉफ ने कहा है कि अगर ईरान अपने रवैये में बदलाव के संकेत देता है तो इस मसले को कूटनीति से सुलझाया जा सकता है। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। अमेरिका और इजराइल जहां ईरान की कमजोरी को युद्ध का मौका मान रहे हैं, वहीं खाड़ी देश को इसे सौदेबाजी का अवसर समझ रहे हैं। वे नहीं चाहते कि ईरान टूटे, वे चाहते हैं कि ईरान झुके, और यही इस पूरे खेल की असली लाइन है। आने वाले हफ्तों में ये साफ हो जाएगा कि मध्य पूर्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है या एक नई खामोश डील की तरफ। लेकिन इतना ज़रूर तय है कि इस बार फैसले बंदूक से नहीं बल्कि बैकडोर डिप्लोमेसी से किए जा रहे हैं, और यही इस कहानी को और भी खतरनाक बना देते हैं। दुनिया की राजनीति इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां ताकत से ज़्यादा चालें अहम हो गई हैं और धमकियों से ज़्यादा सौदे, और इसी बदलती हुई तस्वीर का सबसे बड़ा उदाहरण इस समय ईरान, अमेरिका और खाड़ी देशों के बीच चल रही वो खामोश जंग है जो दिखती कम है लेकिन असर बहुत गहरा छोड़ सकती है। जनवरी महीने में जब सऊदी अरब ने सूडान की सेना के साथ 1.5 अरब डॉलर का हथियार सौदा तय किया तो इसके साथ एक बेहद अहम और चौंकाने वाली शर्त भी रखी। सऊदी अरब ने साफ कहा कि हथियार तभी मिलेंगे जब सूडान की सेना के प्रमुख जनरल अब्दुल फतह अल बुरहान ईरान से मिलने वाले ड्रोन इस्तेमाल करना बंद कर देंगे। यानी यह सिर्फ हथियारों का सौदा नहीं था बल्कि ईरान को साइडलाइन करने की एक रणनीति थी, और यही बताता है कि खाड़ी देश अब खुलकर नहीं बल्कि चुपचाप ईरान की कमजोरी का फायदा उठाने में लगे हुए हैं। ईरान इस वक्त दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ इजराइल के साथ लंबे सैन्य टकराव के बाद उसकी सैन्य साख को काफी झटका लगा है, और दूसरी तरफ देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक बदहाली के खिलाफ गुस्सा उबल रहा है। खाड़ी देशों को साफ मानना है कि एक कमजोर लेकिन स्थिर ईरान उनके लिए बेहतर है बजाय एक अराजक ईरान के, क्योंकि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो उसका जवाब सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे क्षेत्र में फैल सकता है। खाड़ी देशों की सबसे बड़ी चिंता यही है कि कहीं वे इस टकराव की आग में खुद न झुलस जाएं। सऊदी अरब, कतर और यूएई में अमेरिकी सैन्य अड्डे मौजूद हैं, और ईरान अगर बदले में हमला करता है तो सबसे पहले यही ठिकाने निशाने पर होंगे। जून 2025 में जब अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया तो जवाब में ईरान ने कतर के अल उबैदा एयरबेस पर लिमिटेड एयर स्ट्राइक की थी। लेकिन अब हालात उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक हो रहे हैं। इसी डर की वजह से अमेरिका पैट्रियट और थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम खाड़ी क्षेत्र में तैनात कर चुका है। लेकिन खाड़ी देशों की आपत्ति सिर्फ सुरक्षा इंतजामों तक लिमिटेड नहीं है बल्कि रणनीतिक सोच उसे कहीं आगे की है। सऊदी अरब का मानना है कि ईरान अब पहले जैसा खतरा नहीं रहा है। कभी हम ईरान पर हमले की धमकी सुनते हैं और कभी बातचीत की बात। हाल ही में जब ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन तेज हुए तो ट्रंप ने हमले के संकेत दे दिए, लेकिन सऊदी अरब, ओमान और कतर ने तुरंत वॉशिंगटन में लॉबिंग शुरू कर दी ताकि हालात बिगड़ने से रोके जा सके। फिलहाल तनाव कुछ कम जरूर हुए हैं, लेकिन खाड़ी देशों को अभी भी डर है कि ट्रंप किसी भी वक्त फिर से सैन्य विकल्प पर लौट सकते हैं, खासकर तब जब उन्होंने हाल ही में कहा कि ईरान की और एक बड़ी सैन्य ताकत बढ़ रही है और वे हालात पर नजर रखे हुए हैं। इस बीच
अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन अरब सागर की ओर बढ़ चुका है, जो इस पूरे तनाव को और गंभीर बना देता है। लेकिन खाड़ी देशों की सोच साफ है, वे नहीं चाहते हैं कि ईरान में शासन परिवर्तन हो, क्योंकि उन्हें डर है कि इसका नतीजा इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC का और मजबूत होना है, जो मौजूदा धार्मिक शासन से भी ज्यादा आक्रामक साबित हो सकता है। जानकारों का कहना है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो ईरान में तख्ता पलट किसी लोकतांत्रिक हाथ में नहीं बल्कि IRGC के हाथ में जाएगा। कुछ जानकारों के मुताबिक UAE इजराइल के साथ अपने रिश्तों को देखते हुए खुलकर विरोध नहीं करना चाहता है, जबकि कुछ अधिकारी कहते हैं कि अबू धाबी भी सैन्य कार्रवाई के खिलाफ है। लेकिन एक खाड़ी सूत्र का कहना है कि अगर सऊदी अरब और के रिश्ते पहले जैसे होते तो सऊदी अरब इतनी जोरदार लॉबिंग नहीं करता। इस वक्त सऊदी अरब और UAE के रिश्ते तनावपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। हाल ही में सऊदी अरब ने यमन में UAE समर्थित गुटों को किनारे कर दिया था और सूडान में सऊदी अरब सेना का समर्थन कर रहा है, जबकि UAE रैपिड सपोर्ट फोर्स के साथ खड़ा हुआ है। यानी एक तरफ ईरान को लेकर मतभेद है और दूसरी तरफ क्षेत्रीय वर्चस्व की जंग चल रही है। और ये वही सऊदी अरब है जिसने 2018 में ईरान को दुनिया का सबसे बड़ा आतंक प्रयोजक कहा था, और आज वही सऊदी अरब ईरान के साथ बातचीत के रास्ते खोलना चाहता है। 2023 में चीन की मध्यस्थता से सऊदी अरब और ईरान के बीच राजनीतिक संबंध बहाल जरूर हुए हैं और गजा युद्ध के दौरान इस मेल मिलाप को और मजबूती भी मिली है। सऊदी अरब ने यहाँ तक कहा है कि ट्रंप से हूती विद्रोहियों पर अमेरिकी हमले रोकने की भी उसने गुजारिश की है। अब सऊदी अरब चाहता है कि ईरान बदले में यमन के हूतियों पर लगाम लगाए और उनकी सऊदी अरब के खिलाफ बढ़ती आक्रामकता को रोके। वहीं कतर भी ईरान की कमजोरी से पैदा हुए खालीपन को भरने में जुटा हुआ है। सीरिया में कतर राष्ट्रपति अहमद अल शरा की सरकार को आर्थिक मदद दे रहा है और साथ ही ये भी चाहता है कि ईरान में कोई अस्थिरता न आए, क्योंकि दोनों देश दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड साझा करते हैं और किसी भी तरह की उथल पुथल से कतर की ऊर्जा अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो सकता है। वहीं ओमान और कतर दोनों खुद को मध्यस्थ की भूमिका में देख रहे हैं और मानते हैं कि यही सही समय है अमेरिका और ईरान के बीच नई परमाणु वार्ता शुरू करने का, और इसके संकेत भी मिलने लगे हैं। दावोस इकोनॉमिक फोरम में ट्रंप के करीबी स्टीव विटकॉफ ने कहा है कि अगर ईरान अपने रवैये में बदलाव के संकेत देता है तो इस मसले को कूटनीति से सुलझाया जा सकता है। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। अमेरिका और इजराइल जहां ईरान की कमजोरी को युद्ध का मौका मान रहे हैं, वहीं खाड़ी देश को इसे सौदेबाजी का अवसर समझ रहे हैं। वे नहीं चाहते कि ईरान टूटे, वे चाहते हैं कि ईरान झुके, और यही इस पूरे खेल की असली लाइन है। आने वाले हफ्तों में ये साफ हो जाएगा कि मध्य पूर्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है या एक नई खामोश डील की तरफ। लेकिन इतना ज़रूर तय है कि इस बार फैसले बंदूक से नहीं बल्कि बैकडोर डिप्लोमेसी से किए जा रहे हैं, और यही इस कहानी को और भी खतरनाक बना देते हैं।